घूंघट की परंपरा शुरू में जब ससुराल आई थी तब दादी सास से घूंघट निकालती थी। परिवार की सभी बहुएं उनसे पहले से घूंघट निकालती आई हैं। दादी सास की धाक भी बहुत तेज रही है सब पर, इसीलिए किसी ने भी इस पे सवाल नहीं उठाया। कभी बस चुप्पी साध के अपना घूंघट खींच लिया। एक बार की बात है, हम लोग सब गांव आए हुए थे तो ऐसे ही एक दिन दादी सास शिकायती लहजे में मुझे कुछ कहने लगी कि मैं उनके पास बैठती नहीं, काम पूरा होते ही अंदर अपने कमरे में चली जाती हो। तो इस पे मैंने कहा कि इस हाथ भर घूंघट में मैं आपसे बात कैसे करूं। वो बोली, बाकी सब तो आसानी से कर लेती है, बातें तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने भी हंसते हुए कहा, और बिना घूंघट निकलवाए आप भी बात कर ले तो क्या दिक्कत है। उस वक्त दादी अच्छे मूड में लग रही थी। इससे पहले हमने बैठकर कभी ऐसी चर्चा नहीं की। मुझे भी लगा ये सही वक्त है अपनी बात रखने का। तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि दादी, इस घूंघट की परंपरा को हम बंद क्यों नहीं कर देते। कब तक इन बेजान परंपराओं को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे। घूंघट तो घर की इज्जत होती है, इससे बड़ों का मान सम्मान बना रहता है। कह के वो अपनी बात पर अड़ी रही। मैं ये जानती थी कि उनकी पूरी जिंदगी ज्यादातर गैर जरूरी परंपराओं को निभाने में खप गई है। अब एकदम से वो सोच बदल जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी ये कोशिश करना चाह रही थी। बात अगर घर के इज्जत की है तो फिर तो घर के हर सदस्य को घूंघट में रहना चाहिए। इज्जत की मांग सिर्फ एक तरफा जेंडर से ही क्यों की जाए। और रही बात मान सम्मान की, तो यहाँ आसपास मैंने कई बहुओं को हाथ भर घूंघट में अपने बड़ों पर चीखते चिल्लाते देखा है। इज्जत और मान सम्मान घूंघट निकालने से नहीं बल्कि दिल से दिया जाता है। हमारी चर्चा चल ही रही थी कि इतने में दादी को किसी ने आवाज दे दी और वो वहां से उठकर चली गई। जाते हुए वो बड़बड़ा रही थी कि घूंघट तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही चलेगा। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके चली आई तो मेरे ससुराल से करीब 5 किलोमीटर दूर है। एक दिन मेरे पास फोन आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर देखा तो दादी लेटी हुई थी। दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया था पर वो बोल के गए कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दादी जी इधर उधर फोन घुमाने लगे ड्राइवर के लिए। तभी मैंने अंदर से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को घुमाकर घर के पास ले आई। दादाजी मुझे गाड़ी के साथ देकर थोड़े डरे हुए थे कि मैं ठीक से चला भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मुझे ड्राइविंग करते नहीं देखा था। उन्होंने तो सिर्फ घूंघट में घर के काम करते ही देखा है, तो उनका डर जायज था। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनसे पैर जमीन पर भी नहीं रखे जा रहे थे। तो मैंने उन्हें अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। मैंने दादाजी से कहा कि आप घर पर ही रहना, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। दादाजी अब भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले मेरी आवाज भी नहीं सुनी थी। पढ़ते हुए आप सोच रहे होंगे कि ये किस जमाने की बात हो रही है, तो ट्रस्ट में ये इसी जमाने की बात है। यहाँ राजस्थान के कई गांवों में लोग आज भी कई सारी कायतियानुसी रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं। खैर मैं दादी को हॉस्पिटल लेके आई। सबसे नज़दीक हॉस्पिटल मेरे गांव घाड़ेराव में ही था, तो मैं उन्हें वहीं पर लेकर आई। हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग पापा के पहचान के थे और कुछ मेरे भी। प्रोसेस में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं डॉक्टर से और नर्स से दवाइयाँ कब कब देनी है के बारे में बात कर रही थी तो दादी की नज़र मेरे सामने ही थी। एक ड्रिप चढ़ाने के बाद दादी चलकर कार में बैठी। ऐसे ही लगातार 5 दिन तक उन्हें मैं हॉस्पिटल लेके गई। 1 हफ्ते बाद दादी एकदम ठीक हो गई। एक बीच दादी को दवाई लेते हुए हॉस्पिटल ले जाते हुए घूंघट रखना ही भूल गई और दादी ने भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे ही धीरे धीरे कई सारी छोटी छोटी चीजें बदलती रही। जैसे लड़के का घर का काम नहीं करते, अब दादी बेहिचक भरत से कह देती कि मेरे लिए पोहे बना दो या खमण बना दो। अब हम सब साथ में बैठकर बातें करते हैं और खूब ठहाके लगाते हैं। आज ये इसीलिए
याद आया कि एक दोस्त ने कहा कि यार तुम तो बहुत लकी हो, तो कहना था कि ये लकी होने के लिए बहुत ज़्यादा संयम और कष्ट की ज़रूरत पड़ती है। बदलाव कभी भी एकदम से नहीं आता, थोड़ा थोड़ा खुद को और थोड़ा साथ रहने वाले लोगों की सोच बदलने के लिए कई साल लग जाते हैं, तब कहीं थोड़े से बदलाव की उम्मीद नजर आती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।